नमस्ते प्यारे बच्चों, सभी प्रसन्नचित्त होंगे और हमारे इस चर्चा पर चर्चा के कई एपिसोड्स आप लोगों ने देखे होंगे। और आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और मजेदार विषय पर आपसे बातचीत करेंगे। और इस बातचीत का जो हमारा विषय होगा वो नवाचार है, इनोवेशन है। और मैं इस पर थोड़ा सा आप लोगों से अगर पूछना चाहूंगा तो सभी बच्चे ध्यान से सुन करके और उस बात का जवाब देने की कोशिश करेंगे कि प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा कि आज जो बल्ब है, जो ट्यूबलाइट है, जो रोशनी है, जो बिजली से आती है, तो इसी से संबंध में एक बात अगर मैं पूछना चाहूंगा कि सबसे पहले बल्ब कहाँ जला होगा? सोचिए, थोड़ा सा बताइए। बहुत कुछ आपने सोचा होगा, उसका उत्तर भी लिखा होगा। कईयों ने कहा होगा कमरे में जला होगा, जहां पे लगा होगा वहां जला होगा। लेकिन मैं बता दूं बच्चों आपको, सबसे पहले जो बल्ब है वो जो हमारे बल्ब के आविष्कारक हैं थॉमस एल्वा एडिशन, उनके दिमाग में जला। जब उन्होंने ये सोचा और इस पर चिंतन किया, काम किया, तो बाद में वही बल्ब आविष्कार के रूप में हमारे बीच में है। हम सब प्रयोग कर रहे हैं, पूरी दुनिया प्रयोग कर रही है। तो ऐसे ही नवाचार से संबंधित कुछ बातों की जानकारी के लिए और जिन्होंने अपने कैरियर में, अपने प्रोफेशनल क्षेत्र में बहुत कुछ नवाचार किए हैं, हमारे बीच में दो महान भाव हैं। सबसे पहले हमारे बीच में श्री आलोक द्विवेदी जी हैं, जो आईआईटी बीएचयू से केमिकल इंजीनियरिंग में गोल्ड मेडलिस्ट हैं और 8 साल से आप इनोवेशन और डिजाइनिंग में काम कर रहे हैं और इस समय एज ए प्रोग्राम मैनेजर अगस्त्या फाउंडेशन में काम कर रहे हैं। तो आपका स्वागत है। और दूसरे नवाचारी जो हमारे बीच में हैं, श्री भास्कर जोशी जी हैं, जो हमारे शिक्षा विभाग में हेड टीचर हैं, प्रधानाध्यापक हैं, राजकीय प्राथमिक विद्यालय मटीला धूरा, ताड़ीखेत अल्मोड़ा जनपद से। और आपने भी अपने शैक्षिक क्षेत्र में बहुत सारे नवाचार करे हैं। तो मैं एससीईआरटी की ओर से आप दोनों महान भावों का, नवाचारियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरा एक सामान्य सी एक प्रश्न आप जो है विद्वद्जनों से होगी कि बहुत सारे हमारे बच्चे सोचते हैं कि नवाचार के लिए बहुत ज्यादा जो है उपकरणों की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है, बहुत बड़े ऑफिस की जरूरत होती है, बहुत बड़ी प्रयोगशाला की जरूरत होती है। कि क्या आपको अपने जो अभी तक के कैरियर में इस तरह की चीजें लगी हैं कि क्या ऐसा होता है? तो इसका जवाब मैं इस तरीके से देना चाहूंगा कि अभी सर आपने बात करी कि दुनिया में सबसे पहला बल्ब कहाँ जला था। तो नवाचार में भी हमारे दिमाग में वो बल्ब जलना चाहिए। सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण जो नवाचार की एक कड़ी है, सीढ़ी या कड़ी है, जी जी, है कि हमारे दिमाग में वो आइडिया या विचार आना चाहिए। अब अगर मैं एग्जाम्पल देने को बोलूं तो एक एग्जाम्पल है, स्कूल के बच्चों ने ही बनाया है कि बच्चों को तकलीफ हो रही थी कि वो अपने साथ जब जाते थे तो उनके पास बैठने के लिए डेस्क नहीं होती थी। उनकी क्या होती थी कि क्लासेस जो थी वो अलग अलग रूम्स में, अलग अलग कक्षाओं में लगती थी। किसी में उनके पास बैठने के लिए डेस्क थी, कहीं नहीं थी। तो ऐसे में अब क्या करा जाए? तो बच्चे ने सोचा, अपना दिमाग लगाया और एक ऐसा बैग बनाया कि जिसमें एक फोल्डेबल डेस्क लगी हुई थी, जो बच्चा अपने साथ डेस्क कैरी करके बैग के साथ ले जा सकता है। जहां पर जरूरत पड़ती है वहां पर उस डेस्क को खोल करके अपना पढ़ने का काम कर सकता है। अब ऐसे इनोवेशन को करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है
कि हमारे दिमाग में विचार आना चाहिए, हमें सबसे पहले अवलोकन करना चाहिए, ऑब्जर्वेशन करना चाहिए। उसके बाद हम उस आइडिया पे काम करते हैं और उस आइडिया पर काम करके हम जो प्रोटोटाइप बनाते हैं उसको बना करके उसको हम टेस्ट करते हैं। जब ये साइकिल कंप्लीट हो जाता है तो हमारा नवाचार या हमारा इनोवेशन होता है। बहुत अच्छी बात आपने कही कि यदि हमको अपने जीवन जीने की जो हमारी चीजें हैं या हम अपने जीवन को सरलता के साथ कैसे जी सकते हैं, उस पर यदि कोई इस तरह की बातें हमारे जीवन में आती हैं तो उस पर हम विचार करते हैं और कार्य करते हैं, तो वो एक तरह से जो है इनोवेशन के रूप में सामने आती हैं कि जो पहले से जो है हमारे कहीं पर प्रचलित नहीं है और हम उस पर काम करते हैं। तो मेरा जोशी जी से यही प्रश्न होगा कि आप अगर ये कहें कि हमारे बच्चे आपको सुन रहे हैं और अपने बच्चों के बीच में ही आप काम करते हैं, तो आप नवाचार को, इनोवेशन को किस तरह से बच्चों को समझाएंगे या किस तरह से बच्चों से बातचीत करते हुए जो है सरल तरीके से बताने की कोशिश करेंगे? द्विवेदी जी की बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ। इन्हीं की बात को आगे बढ़ाता हूँ। नवाचार करने के दौरान हमें बहुत सारी समस्याएं कभी आगे आती रहती हैं सर, तो हमें उन समस्याओं से घबराना नहीं होता है। लगातार कोई भी परफेक्ट नवाचार बनाने के लिए हमें उस पर लगातार लगे रहना जरूरी होता है। इसके लिए मेरे पास एक कहानी है, जैसे आपने थॉमस एल्वा एडिशन की कहानी बताई सर, बच्चों को एक इसी प्रकार से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को लेकर माइकल फराडे की कहानी सुनाता हूँ। किस प्रकार माइकल फराडे इतने ज्यादा व्यथित हो गए थे तो अंत में अपने लगातार वो करते रहे अपना काम, तो अंत में सफल हो गए। माइकल फराडे बहुत लंबे समय से, प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जिसके कारण आज आपके घरों में विद्युत पहुंच रहा है, बिजली पहुंच रही है, इसके ऊपर ही काम कर रहे थे। वो बार बार एक मैग्नेट को एक कॉइल से गुजार रहे थे, लेकिन सफलता उनको मिल नहीं रही थी। बहुत बार प्रयोग कर चुके थे, सफलता मिल नहीं रही थी। तो एक दिन उन्होंने झुंझलाहट में आकर अपना पूरा सेटअप उठाकर एक कूड़े में फेंक दिया। तो जो मशीन उसके संग लगी थी उसको गैल्वेनोमीटर कहते हैं। तो अचानक जब उन्होंने देखा कि पूरा सेटअप उठा के जहां उन्होंने फेंका, तो अचानक गैल्वेनोमीटर की सुई मुड़ गई। तो उनको लगा कि यार ये जहां मैं मैग्नेट को फिट करना चाहता था उस जगह तो अब जाके ये लगी हुई है। तो ये एक ऐसा उदाहरण है कि आप देख सकते हैं कि आपका समाधान उसी समस्या के अंदर होता है जिसमें आप परेशान हुए जा रहे हैं इतने लंबे समय से। तो आपको घबराना नहीं है, थोड़ा सा धैर्य के साथ अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहना है। मेरे व्यक्तिगत अनुभव से भी मैं आपको एक बताना चाहूंगा। मेरे विद्यालय में आज से लगभग 10-12 साल पहले मेरी जो नियुक्ति हुई थी, बड़े ही दुर्गम विद्यालय में हुई थी जहाँ 6 किलोमीटर पैदल चल के जाना पड़ता था, और मैं एकल शिक्षक के रूप में कार्य किया था उस विद्यालय में। तो हमारा पहला प्रयोजन था कि विद्यालय का सौंदर्यीकरण करना। तो और ऐसे परिवेश में मैंने काम किया है अंडर प्रिविलेज के बच्चों के साथ, जिनके साथ मूलभूत सुविधाएं भी बहुत मतलब उनके पास नहीं थी, और बच्चे बहुत ज्यादा क्रिएटिव थे। अब क्रिएटिव होने के लिए हमारे पास ड्राइंग का सामान इत्यादि, कागज पेपर बहुत चाहिए। कितने बार हम कागज ला सकते हैं? तो हमने ये किया अपने विद्यालय को सजाने के लिए कि जो हमारे स्कूल की 4 दीवारें होती हैं, इन्हीं को हमने ड्राइंग सीट बनाया। और अपने जो सांस्कृतिक चीजें होती हैं, जैसे ऐपण होती है या हमारी जो भी कला, हमारी स्थानीय कला होती है, उनके डिजाइन हमने अपने विद्यालय में उकेरने शुरू की है। ऐपण से स्टार्ट किया था। तो ये कार्य सोशल मीडिया के कारण काफी फैला, बहुत ज्यादा फैला। एक छोटा सा इनोवेशन था जो मेरे सामने, उसका सॉल्यूशन था मेरी विद्यालय की दीवारें। ये अभी मैं संक्षेप में बता रहा हूँ। ये काम इतना ज्यादा फैला कि काफी लोगों ने इसको प्रोत्साहित किया, और बाद में भारत सरकार ने भी इसको मान्यता दी और राष्ट्रीय नवाचारी पुरस्कार के रूप में मुझे दिल्ली में इसमें सम्मान भी दिया गया। ये इस तरीके का एक था। दूसरा, जब हमारे पास समस्या आती है, एक नवाचारी होने के कारण हम समस्याओं के समाधान की तरफ देखते हैं कि किस कोविड-19 के दौरान भी इस प्रकार की एक समस्या है कि कैसे हम छात्रों तक पहुंच बनाएं। अब क्योंकि हमारा कार्यक्षेत्र ऐसे बच्चे हैं जहां जिनके पास मूलभूत सुविधाएं नहीं है, डिजिटल डिवाइड है, और हम टेक्नोलॉजी की बात एक स्वप्न की तरह इन बच्चों के साथ देखते हैं सर ना। तो मेरे दिमाग में आया कि कैसे कोविड के दौरान हमें बच्चों के साथ, क्योंकि जब सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, हम क्लासरूम नहीं चला रहे, बच्चों का अधिगम बड़ा ही क्षीण होता जा रहा है दिन प्रतिदिन, हम किस प्रकार से। तो मैंने कहा क्यों ना इस तरीके की कुछ चीजें सोची जाए कि हम बच्चों के साथ कनेक्ट भी कर पाए, डेली हम क्लासेस भी ले पाए उनके साथ। तो मैंने सर एक नो कोड प्लेटफॉर्म डेवलप किया, एक वेबसाइट बनाई। उस वेबसाइट को मैंने एंड्रॉइड में कन्वर्ट किया और गूगल प्ले स्टोर पर अपलोड कर दिया। इसका फायदा ये हुआ
कि हम क्लासरूम में जो गूगल मीट्स वगैरह या जो क्वेश्चन पेपर्स हम बच्चों को देते थे, हमारे पास उसका एक डेटाबेस भी बन गया और साथ साथ में हम बच्चों के साथ नित्य रूप से क्लासेस भी ले सकते थे। एक प्रकार का आईटी का इनोवेशन आप कह सकते हैं। बहुत अच्छा सर जोशी जी। अब मैं इसी बात को आगे बढ़ाते कहूंगा, जैसे आप दोनों लोगों ने कहा कि पहले विचार आना चाहिए, और विचार हो सकता है कि हमारे दैनिक जीवन में जो हर्डल्स आ रहे हैं, जो थोड़ी थोड़ी समस्या आ रहे हैं, उस पर हम सोचें। और हर व्यक्ति के जीवन में जो है इस तरह के कुछ न कुछ हर्डल्स हमेशा आते रहते हैं। तो उनको यदि वह ना उन समस्याओं से जूझते हुए वो कुछ नया करते हैं, विचारी उत्पन्न करते हैं, हो सकता है जैसे हमारे विद्यालय में बच्चे हैं, बहुत सारे आइडिया उनके दिमाग में आते रहते हैं। तो रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ते हुए और किस तरह से उनको हम एक प्लेटफॉर्म दे सकें, उनको एक आगे बढ़ने के लिए जो है कुछ ऐसे रास्ते उनको बता सकें, कुछ आइडियाज बता सकें कि वो अपने जो उनके विचार हैं, आइडिया हैं, जो उनकी प्रॉब्लम है, कैसे वो जो है एक आगे तक बढ़ सके और उनको किस तरह से हम गाइड कर सकें। जैसे टीचर्स का काम हो गया, या हमारे साथ अगस्त्या फाउंडेशन से जुड़े लोग हैं, वो किस तरह से एक पूरे नेटवर्क के रूप में जो है इनको कलेक्ट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और फिर उनको प्रमोट करके जो है उनको रिकॉग्नाइज भी कर सकते हैं। तो मेरा द्विवेदी जी से निवेदन होगा कि क्या इस पर कुछ इस तरह की चीजें की जा सकती हैं? जी बिल्कुल सर। हम लोग सबसे पहला जो नवाचार के लिए ज़रूरी चीज़ है, वो ये है कि आपको ऑब्जर्वेशन करना है, आपको अवलोकन करना है। आपको हमेशा अलर्ट रहना है, हमेशा सचेत रहना है कि आपके आसपास क्या हो रहा है, आपके आसपास लोग क्या महसूस कर रहे हैं, आपके आसपास लोगों को क्या समस्या है, लोगों को क्या ज़रूरत है। मेरा एक सिंपल सा सुझाव ये रहेगा बच्चों से कि वो 3 चीज़ों पर ध्यान रखें। पहला, मुझे खुद को क्या ज़रूरत है, क्या समस्या है, यहाँ से उनको एक नया विचार मिल सकता है। दूसरा विचार, बच्चों का ज़्यादातर टाइम घर पर बीतता है, घर वालों के साथ बीतता है, परिवार वालों के साथ बीतता है। तो जहाँ वो रहते हैं, जिस घर में, जिस मोहल्ले में, शहर या गाँव में वो रहते हैं, वहाँ पर लोगों को क्या समस्या या ज़रूरत है। और तीसरा, बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल वह जाते हैं, स्कूल जाते समय वो अलग-अलग जगहों से होकर के जाते हैं, वहाँ पर वो क्या समस्या या ज़रूरत देखते हैं। अगर बच्चे इन चीज़ों को देख करके, इन 3 चीज़ों को हमेशा दिमाग में रख करके सचेत रहें, अलर्ट रहें, तो उनको काफ़ी सारे आइडियाज़ मिल सकते हैं। और ऐसे आइडियाज़ जो हैं, उनको बहुत सारे सरकारी और गैर सरकारी संस्थान और संस्थाएं हैं, जो प्रमोट करने के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स देते हैं। जैसे भारत सरकार की इंस्पायर स्कीम है, जिसमें हर एक स्कूल से बच्चों को आइडेंटिफाई किया जाता है, चिन्हित किया जाता है, और उनको कुछ धनराशि प्रोवाइड दी जाती है, जिससे 10,000 रुपए जो है उनका अगर मॉडल सेलेक्ट हो गया, विचार सेलेक्ट हो, तो 10,000 रुपीज जो है इस इंस्पायर अवार्ड में जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बच्चों को दे रही है। बहुत सुंदर। जी जी। तो आप जस्ट अपना विचार सोचिए, आप समस्या या जरूरत पहचानिए, और सरकार, गैर सरकारी संस्थाएं आपकी सहायता के लिए मौजूद हैं, उपलब्ध हैं। हमारी संस्था भी इस तरीके से बच्चों के साथ काम करती है। जिज्ञासा जैसे और अन्वेषणा जैसे हमारे प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर बच्चों के नवाचार हमारे पास आते हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि हर तरीके के स्कूल से आते हैं, हर जगह और हर हाँ, उसमें यह है कि हर प्रांत से, हर जगह से, डेमोग्राफी अलग अलग जगह से बच्चे आते हैं। तो जैसा आप बता रहे थे कि बच्चों के लिए प्लेटफॉर्म ऑलरेडी जो है सरकारी और गैर सरकारी जितने भी कुछ संस्थाएं काम कर रही हैं, तो बच्चों के लिए आज बहुत सारे प्लेटफॉर्म उपलब्ध हैं। मुझे लगता है कि जब हम लोग पढ़ते थे तो इस तरह के प्लेटफॉर्म हम लोगों के पास उपलब्ध नहीं थे, ये अवसर हमें नहीं मिल पाए। और आज जैसे आपने कहा इंस्पायर अवार्ड है, आईराइज प्रोग्राम है, हमारा विज्ञान महोत्सव है, किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना है, तो इनमें भी जोशी जी किस तरह से जो है कुछ और चीजें जो हमारे सरकारी और गैर सरकारी तंत्र से बच्चों को पता नहीं होती हैं कि कब हम क्या करें,
किस तरह से इसमें रजिस्ट्रेशन करें और इसका क्या वो चैनल है जिसके कारण कि हम इससे जुड़ सके, तो इस पे थोड़ा सा आप अगर इलेबोरेट करने की कोशिश करेंगे। जी शिक्षार्थियों से ये बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि हम विज्ञान की दुनिया में हैं, तो सबसे पहला हमें अपना हमारा पर्यावरण ही हमें सबसे पहला है जो सिखाता है। इतना ज्यादा ज्ञान हमारे चारों तरफ फैला हुआ है कि पहले हमें वहां से शुरुआत करनी है। छोटी छोटी चीजें, मैं प्राथमिक कक्षा से लेके अपने जो इंटरमीडिएट के शिक्षार्थी उन सभी से मुखातिब होकर ये चीज कहना चाहता हूँ कि अपने चारों तरफ पहले ढूंढें। चारों तरफ विज्ञान फैला हुआ है, हवा कैसे चलती है, पेड़ सीधे क्यों उगते हैं, धूल क्यों उड़ती है, बारिश क्यों होती है। ये ऐसे आधारभूत चीजें हैं जो आपको पता होगा। जब आपको पता होगा बारिश क्यों होती है, तो हो सकता है कुछ आप इस प्रकार का इनोवेशन करें कि बहुत ज्यादा बाढ़ जब आ जा रही है तो उसको रोकने के प्रयास किस प्रकार से किए जाए। दूसरा, समस्याएं चारों तरफ हैं, इन समस्याओं को आपने ढूंढना है। आपकी जो स्थानीय लोकेलिटी है वहां है, अब जब आप सड़क से गुजर रहे हैं तो आपको कूड़े के ढेर वहां पर दिखाई देते हैं। उस कूड़े के ढेर को कैसे मैनेजमेंट करना है। आज के दिन में हम स्मार्ट सिटी की बातें करते हैं, अगर हम स्मार्ट सिटी किस प्रकार से बना पाएंगे, जब हमारा ये जो कूड़ा मैनेज है ये कर पाएंगे, सीवर को मैनेज कर पाएंगे। इन चीजों को हमें ढूंढने का प्रयास करना है कि इनका समाधान हम किस प्रकार से कर पाए। इसके लिए हमें सबसे पहले जो ग्रास रूट है वहां से तैयार करना पड़ेगा। छोटे छोटे, जैसे कि अभी हमने कुछ मंचों की बातचीत करी, इंस्पायर की बात करी, किशोर मंच की बात करी, या हमारे जो स्थानीय हमारे विद्यालय स्तर पे ही लगने वाले जो साइंस मेले होते हैं वहां हम अपना मॉडल लेके जाएं। वहां हमारी जो शासन प्रशासन है या शिक्षा विभाग है, बाहर से अगस्त्य फाउंडेशन जैसे लोगों को बुलाए, एनजीओ को बुलाए, जो उन बच्चों के मॉडल्स को देखे। हैकाथन हमने, हमारे विभाग ने अभी इतना अच्छा कार्यक्रम कराया जिसमें बच्चे बहुत अच्छे मॉडल्स लेकर आए। इस प्रकार के छोटे छोटे कार्यक्रम होने चाहिए जो बच्चों को प्रोत्साहित करते रहें। इसमें बच्चों को पुरस्कार की धनराशि भी अवश्य मिलनी चाहिए। साथ साथ में अगर उनके प्रोजेक्ट इतने अच्छे हैं जो आगे जाके फीसेबल हैं, जो बहुत अच्छे बन सकते हैं, तो मेरा समझना है कि उसे आगे ले जाना चाहिए, उसे नेशनल लेवल पे भी हमें प्रेजेंट करना चाहिए। अभी बहुत अच्छी बात है कि हमारे उत्तराखंड को नेशनल साइंस फेयर के लिए सिलेक्शन मिला है, तो अगर हमारे बच्चे बहुत अच्छा कार्यक्रम करते हैं तो उन मॉडल्स को हम राष्ट्रीय स्तर पर भी हमको प्रेजेंट कराना पड़ेगा और बच्चों इससे मोटिवेट हो पाएंगे। बहुत अच्छा है। देखो, बच्चों के लिए तो ही, शायद मुझे लगता है कि हमारे शिक्षकों के लिए भी मुझे लगता है कि ये एपिसोड बहुत ही प्रेरणादायक रहेगा, मोटिवेशनल रहेगा, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि जब कोई प्रोग्राम होता है तभी हम उसकी तैयारी करते हैं। तो हमारा ये कहना है कि हमारे जो शिक्षक साथी आज की इस एपिसोड को देख रहे हैं, तो वो शुरू से ही, जैसे ही शिक्षा सत्र शुरू होता है, तो अपने अपने विषयों में अपने अपने जो विज्ञान क्लब बने हैं, हमारे आईटी क्लब बने हैं, इको क्लब बने हैं, उन क्लबों के माध्यम से भी अलग अलग विचार या प्रोजेक्ट जो है बच्चों को दे करके उनके एक ग्रुप बना करके कलेक्ट करवा सकते हैं। और फिर बैठ करके जो हमारे वहां पर शिक्षक साथी हैं, पूरा एक अपनी एक कमेटी बना करके देखें कि किस बच्चे का क्या क्या आइडिया आया, उस आइडिया को कैसे हम जो है थोड़ा सा और रिफाइन कर सकते हैं, उस आइडिया में किन किन चीजों को हम रख सकते हैं, ताकि बच्चे तो अपने छोटे से जो अनुभव है उसके आधार पे उस आइडिया को दे रहे हैं, लेकिन उस आइडिया को और अच्छा बनाने के लिए जो है हम शिक्षक साथियों का सबसे बड़ा रोल होता है। तो अगर हमारे जो शिक्षक साथी हैं वो उन चीजों पे काम करें और केवल जो हम ये कंपटीशन के लिए ना काम करें, बल्कि हम एक इसको रूटीन प्रक्रिया में लाएं कि बच्चे अपने आइडिया जनरेट करें, उसके बाद उनको जो है कहीं शेयर करें, पहले स्कूल में ही शेयर करें, टीचर्स के बीच में शेयर करें, साथ में फिर जितने हमारे जो प्रोग्राम है, विज्ञान महोत्सव है, विज्ञान संगोष्ठी है, उसके बाद इंस्पायर अवार्ड है, हमारा मूक्स है, साथ में हमारा जो बहुत सारे हैकाथन का प्रोग्राम है, तो इनमें उन आइडियाज को लेकर चले और उसके बाद उनको एक तरह से जो है आगे फिर डिस्ट्रिक्ट या स्टेट लेवल पर भी उनको जो है परफॉर्म करने का मौका मिले। तो उसको किस तरीके से हमारे टीचर्स हो गए, हमारे पेरेंट्स हो गए, वो किस तरह से हेल्प कर सकते हैं, थोड़ा इस पर अगर आप बात करेंगे तो हमारे बच्चों को जो है और इसका लाभ मिलेगा। जोशी जी, मैं चाहूंगा कि आप इसको मैं, क्योंकि सर उस पृष्ठभूमि से हूँ कि जहाँ मैंने ये चीजें देखी हैं कि अभी क्योंकि हमारा कार्य क्षेत्र बिल्कुल इन जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं इनके साथ हम लोग काम करते हैं। सबसे ज्यादा होती है समुदाय की सहभागिता हम किस प्रकार से ले पाए इन कार्यक्रमों के लिए। ये कार्यक्रम बिना समुदाय की सहभागिता के संभव ही नहीं हो सकते हैं। तो मेरा मानना है कि
समुदाय को साथ लेकर हम एसएमसी बैठकें कराकर या विद्यालय स्तर पर ऐसे कार्यक्रम आयोजित करें जहां जो बच्चे इस प्रकार के हैं जो ऐसा काम करने वाले हैं उनको हम ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित करें। फिर उनके कार्य और शिक्षक के तौर पर हम क्या करें कि अब विद्यालय में छोटे छोटे विज्ञान के कार्यक्रम कराएं, जैसे हम साइंस मेले करा सकते हैं। 28 फरवरी के दिन हम जो हमारा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस होता है उस दिन हम साइंस एग्जीबिशन रख सकते हैं। बच्चों को हम बहुत ज्यादा प्रेरित करें कि आप लोग अच्छे से अच्छे मॉडल बनाएं, क्योंकि बच्चों के पास उतने रिसोर्सेज नहीं होते हैं। तो शिक्षक का दायित्व है कि वो बच्चों को रिसोर्स कर भी रहे हैं, हमारे शिक्षक साथी बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं इस ओर पे, तो वो बच्चों को रिसोर्सेज प्रोवाइड कराएं ताकि वो अच्छे अच्छे मॉडल्स बना पाए। साथ में जहां तक अभिभावकों का है, तो अभिभावकों को विज्ञान के प्रति विज्ञान शिक्षण के प्रति जागरूक करने की बहुत जरूरत है। यहाँ पर एक शिक्षक ही ये चीज कर सकता है, वो उन्हें बताए अभिभावकों को कि विज्ञान कितना आवश्यक है। और ये बहुत ज्यादा जरूरी भी नहीं है कि सिर्फ विज्ञान के क्षेत्र में ही नवाचार हो, नवाचार किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। हम हालांकि क्योंकि अभी हम आईटी की बात कर रहे हैं तो उस और हमारा है, लेकिन नवाचार किसी भी दृष्टि से हो सकता है। अगर कहीं पर किसी को लग रहा है कि उसने किसी क्षेत्र में बहुत अच्छा सोचा है, उस आइडिया को अपने विद्यालय लेकर आए, अपने शिक्षक के साथ उसकी परिचर्चा करे, फिर शिक्षक उसको अपने अभिभावकों के साथ चर्चा करे, फिर और आगे को समूह को ले जाए वहां पर जिले से, ब्लॉक लेवल से जिले में, जिले से फिर राज्य में, राज्य के बाद राष्ट्रीय स्तर में। इस तरीके से हम बच्चे की प्रतिभा को आगे ला सकते हैं। और जैसा कि सर ने शुरू में उदाहरण दिया था कि एक बच्चे ने अपने बैठने के लिए ही अपनी स्वयं की व्यवस्था कर ली, तो ये एक, मैं समझता हूँ, एक बहुत अच्छा उदाहरण है जो हमारे शिक्षक साथी आगे इसको समझ पाएंगे। बिल्कुल, आपने बहुत सारे चीजों पर जो है हमारा बच्चों को जो है जानकारी दी है। मुझे लगता है कि कई बार क्या होता है, हमारे विद्यालय में संसाधनों का अभाव होता है, या हमारे पास जो है कुछ इस तरह के बच्चों के लिए जो मॉडर्न जो बुक्स हैं या उनके पास उस तरह के गैजेट्स नहीं होते हैं, तो वो किस तरह से इसका प्रयोग करें। और साथ कर मुझे लगता है कि जो हमारे सीनियर लेवल के बच्चे हैं, लगभग 9 to 12 तक के, सबके पास आज लगभग जो है एक एंड्रॉयड मोबाइल तो लगभग प्रत्येक बच्चे के पास रहता है। और ये सबसे बड़ी चीज होती है कि जो हम अब आईटी बेस्ड इनोवेशन की बात कर रहे हैं कि ये आज अब आईसीटी का युग है। अब हम बच्चे को ये नहीं कह सकते कि मोबाइल से दूर रहे। इसी में हम ये चाहते हैं कि किस तरह से जो बच्चे हैं मोबाइल का यूज अपने इनोवेशन के लिए, अपने जो उनका एक लर्निंग प्रोसेस है उसके लिए करें। और साथ में कई बार जो है, क्योंकि हमारे टीचर्स भी, अभिभावक भी बच्चों को डांटते रहते हैं कि भाई आप मोबाइल पे क्या देख रहे हो, तो इस तरह से चूंकि अब आईटी युग में मोबाइल से हम बच्चे को दूर नहीं रख सकते, और मोबाइल बेस किस तरह से जो है वो अपने आइडिया जनरेट कर सकते हैं। आज एआई का जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, तो जो चीजें बच्चे को कहीं नहीं मिल सकती वहीं से एआई से वो बहुत सारी चीजें सीख सकता है। तो मेरा द्विवेदी जी से निवेदन होगा कि कैसे एआई बेस्ड चीजें, आईसीटी बेस्ड चीजों से बच्चे अपना इनोवेशन भी कर सकते हैं, वहां से आइडिया जनरेट भी कर सकते हैं। कुछ इस पर थोड़ा सा बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आज के ज़माने में मोबाइल जो है वो बड़ों को ही नहीं, बच्चों के लिए भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन बन गया है। अ, मेरा निवेदन होगा अभिभावकों से और शिक्षकों से कि अगर आप देखते हैं कि बच्चे जो हैं वो मोबाइल में बहुत ज़्यादा समय व्यतीत कर रहे हैं, तो उनको आप उसका उपयोग करने से मना करने की जगह उनकी उस एनर्जी की, उनकी उस ऊर्जा को आप चैनलाइज करिए, आप दूसरी जगह उसको मोड़ने की कोशिश करिए। आप उनको कुछ ऐसे क्रिएटिव वीडियोस, ऐसे क्रिएटिव चैनल्स को देखने के लिए सजेस्ट करें, ऐसे आर्टिकल्स उनको दें। कुछ इनोवेटिव जो चीजें जो है मोबाइल में है, हमारे यूट्यूब में है, ओपन रिसोर्स में है, तो उनको दे सकते हैं। हाँ, आप उनको चैलेंज दे सकते हैं कि आप मुझे ये चीज ढूंढ करके बताइए। धीरे धीरे बच्चों का जो माइंडसेट है, दृष्टिकोण है, वो बदलेगा और बच्चे उस मोबाइल को एक खेलने की वस्तु की जगह या समय बिताने की एक वस्तु की जगह एक संसाधन की तरह इस्तेमाल कर पाएंगे। बच्चे आजकल जो हैं, हमारी जो एआई है उससे बच्चे इंटरेक्ट कर सकते हैं, उससे रूबरू हो सकते हैं, अपने क्वेश्चंस पूछ करके अपना रिसर्च वर्क कर सकते हैं। उन्होंने जो ऑब्जर्वेशंस करे हैं उसको किस तरीके से रिफाइन करना है, उस पर किस तरीके से उनको बैकग्राउंड का रिसर्च करना है,
उसके बारे में बच्चे यहाँ से जानकारी हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल। और जो जैसा आप कह रहे हैं कि कई बार ये होता है कि ठीक है, हमारे सामने हमारे आसपास कोई समस्या नहीं है और हमें लगता है कि हम समस्या को देखें कैसे, ऑब्जर्व कैसे करें, साथ में हम ये देखें कि भाई किस पे काम करें। तो आजकल एक एआई टूल है, उसी में कहो कि भाई इनोवेशन में किस इनोवेशन पे मैं काम कर सकता हूँ, तो वहां से आइडिया भी जनरेट कर सकते हैं। पहले तो कोशिश ये हो कि जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसी में हम कुछ सरलता के लिए इनोवेशन करें। मैं आपको थोड़ा रोकूंगा। मेरा यहाँ पर ये मानना है सर कि हम चैट जीपीटी से या एआई से आइडिया ना लें, इससे हमारी क्रिएटिविटी हमारे बच्चे की प्रथम स्तर पर ही समाप्त हो जाएगी। जो आपने शुरुआत में कहानी बताई थी कि मैं उससे बड़ा प्रभावित हुआ कि हमारा जो बल्ब जला वो दिमाग में जला। हमको ऐसे काम करने हैं कि वो बच्चों के बल्ब को बुझाना नहीं है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एआई बच्चों के दिमाग को बुझा दे रहा है, लेकिन मेरा पहला कहना ये है कि हम पहले ऐसे प्रयास करें कि खुद से हम उसका सॉल्यूशन ढूंढने का प्रयास करें। हम उसको एक असिस्टेंट के तौर पर जरूर यूज करें, जैसे हमारे घर में एक सहकर्मी होता है, उस तरीके से हम इसका प्रयोग कर रहे हैं। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। जी, आपने सही कहा है। हम इसको कह रहे हैं कि ये एक सहकर्मी है, ये हमको जो है असिस्टेंट के रूप में काम करेगा। और कई बार जो है अगर हम ये कह रहे हैं कि भाई इस समस्या के समाधान में मुझे क्या क्या चीजें देखनी है, तो वहां पर वो हमको हेल्प कर सकता है। माना हमारे पास टीचर किन की आवश्यकता है, तो मैं उसी रूप में इसको कह रहा था कि हम उस समय अपने जो है एआई और चैट जीपीटी का यूज कर सकते हैं। तो ऐसी ही जो है इनोवेशन के लिए बहुत सारे जो हमारे विद्यालयों में काम चल रहे हैं, बहुत सारे शिक्षक हमारे काम कर रहे हैं। तो एक मैं समझता हूँ कि अब जो हमारा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें भी एक बहुत प्रमुखता से ये बात कही गई है कि बच्चे अपनी क्रिटिकल थिंकिंग के आधार पर जो है अपनी चीजों को लें, अपने सिलेबस को लें, अपने सब्जेक्ट को लें। और वो क्रिटिकल थिंकिंग तभी आएगी जब हम उस पर काम करेंगे। तो एक सरलता के रूप में कि किस तरह से हम इसको अपने विद्यालयों में अपने करिकुलम का एक पार्ट बना सकते हैं, तो उसके लिए कुछ बच्चों को और हमारे शिक्षकों को अगर कुछ आइडिया आप दे सकें। मैं पहले द्विवेदी जी की बात का जो इनसे पहले आपने प्रश्न पूछा था उसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देता हूँ। मोबाइल की डिवाइस की जो बात हमारी चली थी, फिर मैं आपके उस प्रश्न पर आता हूँ। तो द्विवेदी जी ने भी काफी अच्छा बताया, मैं उसको आगे बढ़ा देता हूँ कि जैसे मोबाइल, पहले तो मैं अपनी सरकार का बहुत बहुत यहाँ पर धन्यवाद देना चाहता हूँ सर कि सभी बच्चों के पास आज के दिन में घर में मोबाइल डिवाइसेस हैं, और साथ में ये भी कि हमारे शिक्षकों के पास भी टैबलेट्स आज के दिन में टैबलेट्स हैं। ये बहुत बड़ा हमारी गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है प्यारे शिक्षार्थियों, जहां आप जाकर इस प्रकार के मतलब थिंकिंग और डिस्कशन फोरम्स हैं, जहां आप जाके ऐसे डिवाइसेस के बारे में जान सकते हैं। और ऐसे प्लेटफॉर्म जैसे एक मैं आपको बताता हूँ, स्टैम पीडीआई करके है, जहां स्टैम एजुकेशन के बारे में बताया जाता है। अगर आप इस वेबसाइट को सर्च करेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर कितने प्रकार के एआई से रिलेटेड कोर्स, इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोर्स अवेलेबल है। और अगर वहां पर यह भी बताया गया कि कौन कौन से डिवाइसेस अवेलेबल हैं कि आप इन मॉडल को बना सकते हैं एज ए प्रोटोटाइप के रूप में। दूसरा एक जो है, जो हम भी अपने स्कूल में कर रहे हैं, जैसे भारत सरकार ने अटल टिंकरिंग लैब डेवलप कर रखी है सर ना, तो हाँ स्टेम लैब भी है। मैं इस मंच के माध्यम से ये भी कहना चाहूंगा कि ऐसी टिंकरिंग लैब सर प्राथमिक स्तर से ही बननी चाहिए। ये प्राथमिक, क्योंकि हम बच्चों को शुरुआत से उस ओर ले जाएं, क्योंकि आगे जो जमाना है वो एआई का है। तो मेरा ये व्यक्तिगत विचार है, हो सकता है लोगों को इसमें आपत्ति हो, तो हमने अपने विद्यालय में भी एक छोटी टिंकरिंग लैब बना रखी है। तो छोटे छोटे टॉय के रूप में ऐसे ऐप डिवाइसेस, द्विवेदी शायद इनसे परिचित होंगे, जैसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। आविष्कार फाउंडेशन जैसे एक कंपनी है, वो बहुत छोटे छोटे रोबोटिक्स डिवाइस बना रही है, जिसमें बच्चे छोटे छोटे रोवर, आज बच्चों ने माना छोटा रोवर बनाया, कल के दिन में द्विवेदी जी सहमत होंगे बात से कि वो क्यों न वही बच्चे कल के दिन में बड़े रोवर बनाएंगे जो सैटेलाइट ले जाएगा और ऊपर वहां जाएगा। ये ऐसी बच्चों के अंदर एक शुरुआत से अगर हम डेवलप करेंगे इस चीज के लिए, तभी हमारा बच्चे जो है भविष्य के एक अच्छे नागरिक बन पाएंगे। जैसे कि चाइना में और जापान में ना बच्चे जो है शुरू से ही जो है कुछ ना कुछ इस तरह के नवाचार और क्रिएटिव वर्क करते रहते हैं, तो उनके लिए उस तरह की छोटी मोटी लैब भी तभी कर सकते हैं। देखो, जब हमको जो है काम करने के लिए कोई प्रोत्साहित करेंगे, तो इस तरह की चीजें हमारी जो है नवाचार के रूप में जो है निकल के आएंगी और केवल वहीं तक सीमित नहीं रहेंगी, जो कि केवल स्कूल तक बच्चे के
विचार बच्चे तक ही नहीं सीमित रहेंगे बल्कि वो आगे तक बढ़ेंगे। और हमारा विचार है जो एससीईआरटी की हम अगले सत्र में लगभग जो है हर विषयों के प्रति जो है इस तरह का नवाचारी कुछ एक फोरम बना करके प्रत्येक, चाहे प्राइमरी स्कूल हो, जूनियर स्कूल हो या हाई स्कूल हो, इंटरमीडिएट कॉलेज हो, तो वहां पर एक नवाचारी क्लब बना करके वहां उस तरह की चीजें जो है हम करवा सकते हैं उन बच्चों से, शिक्षकों से, ताकि जो है वो एक पूरा जो है एक हमारे जो है सिलेबस का भी पार्ट बनेगा और ये मैंडेटरी रहेगा। तो उसमें से बहुत सारे आइडियाज जो है हमारे कहीं ना कहीं जो है आगे आएंगे। तो द्विवेदी जी, मुझे लगता है कि कुछ इस पर जो है आप अगर कुछ चीजें रह गई हो जो हमारे बच्चों के लिए, हमारे शिक्षकों के लिए जो है लाभदायक हो, तो प्लीज शॉर्ट में। जी, मैं ये कहना चाहूंगा बच्चों से, शिक्षकों से कि आप लोग ट्राई करिए। आप लोग के माइंड में आइडिया आता है, आपके दिमाग में विचार आता है, तो उसको करके जरूर देखिए। जरूरी है कि आप उसे बड़ों की निगरानी में करें जिससे आपको कोई नुकसान ना हो, लेकिन आप उस आइडिया को ट्राई करके जरूर देखिए। आप एक बार असफल होंगे, 2 बार असफल होंगे, 3 बार असफल होंगे, 10 बार असफल हो सकते हैं, 50 बार असफल हो सकते हैं, बट आप, हमारे दोनों माननीय गणों ने बताया कि कैसे बार बार असफल होने के बाद भी हमारे जो बड़े साइंटिस्ट या बड़े वैज्ञानिक हैं जिनके नाम और जिनके बारे में हम लोग आज पढ़ते हैं, उन्होंने असफलता से हार नहीं मानी और अपना काम करते रहे। उन्होंने इनोवेशन, इन्वेंशन, डिस्कवरीज उन्होंने दुनिया को दी। बिल्कुल। तो आपको ये सारी चीजें ट्राई जरूर करनी है और ट्राई करने के बाद हमने आज डिस्कस करा कि बहुत से प्लेटफॉर्म है जहां पर आप उनको ले जा सकते हैं। अटल इनोवेशन मिशन में अटल इनोवेशन सेंटर, अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर्स भी हैं जहां पर आप जाकर के वहां की संसाधनों का लाभ उठा सकते हैं और वहां से मार्गदर्शन भी हासिल कर सकते हैं। थैंक यू द्विवेदी जी, जोशी जी, बहुत सकारात्मक हमारी ये चर्चा रही है आज। और प्यारे बच्चों, हम ये चाहते हैं कि आपका आइडिया जरूर जो है वो केवल आपके दिमाग तक न रहे, वो आपके स्कूल तक आए, आपके ब्लॉक तक आए, जनपद तक आए, पूरे राज्य तक आए, और मुझे लगता है कि देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक भी, पूरे यूनिवर्स में वो आइडिया जब आपका आ गया उस पर काम होगा। ठीक है, आज हम अपनी कैपेसिटी में उतना ही काम कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि उस पर कल के दिन बहुत बड़े बड़े आविष्कार और बहुत बड़े बड़े जो हैं समाज के हित के लिए बहुत सारे इनोवेशन उस पर और आगे हो सकते हैं। तो आप दोनों विद्वान जनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार है, और मैं एससीईआरटी की ओर से आप दोनों का पुनः धन्यवाद करता हूं। आशा है हमारे बच्चे और शिक्षक इस एपिसोड से जो एक इनोवेशन, एक मुहिम हम चाहते हैं कि हमारे पूरे राज्य के विद्यालयों में ये स्थापित होगी, और अगले सत्र में जो हमारा जैसे मूक्स जैसा हैकाथॉन जैसा जो है हमारा प्लेटफॉर्म है, वहां पर आपके लगभग सभी के आइडियाज वहां पर हमारे रजिस्टर्ड होंगे और हम उनको जो है पूरा रिफाइन करके और पूरे प्लेटफॉर्म, अन्य प्लेटफॉर्म भी देने की हम कोशिश करेंगे। थैंक यू, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और विशेष रूप से धन्यवाद हमारे शिक्षक साथी और हमारे बच्चों का जो इस एपिसोड को देख रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, पुनः आभार। थैंक यू।